गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे। आप सभी को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैरी क्रिसमस टू ऑल। यदि हम यीशु के जीवन को देखें तो यीशु ने हमें बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। मानव के लिए करुणा, दया और मानव सेवा का भाव। और आपको बता दूं मैं कि आज भी जो है वो, मैंने तो खुद जो है वो बैतूल के अंदर, एमपी में एक छोटा सा जिला है बैतूल के पास जो है वहाँ पर एक पाढ़ा हॉस्पिटल है। मैं मानता हूँ कि इंडिया के अंदर चाहे वो एम्स हो, चाहे कोई भी दूसरा हॉस्पिटल हो, लेकिन पाढ़ा हॉस्पिटल जिस एरिया में जिस तरह के पेशेंट की सेवा कर रहा है ना, ऐसा एग्जाम्पल बहुत कम देखने मिलेगा। वो वहाँ उस पूरे एरिया में एक सबसे हाईटेक सेंटर के रूप में है, जो बिल्कुल गाँव के अंदर है। केवल ट्राइबल कम्युनिटी, आसपास की कम्युनिटी जिसको कोई हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, वो वहाँ पर आते हैं। मैंने देखा है फॉरेन के डॉक्टर ही वहाँ आके ऑपरेट करते हैं। वहाँ पर तमाम तरह के कैंसर पेशेंट, तमाम तरह के जो है दूसरे मरीज भी वहाँ पर होते हैं। कि गरीब, बहुत गरीब मरीज होते हैं, सोचिए पैरों में चप्पल नहीं, ऐसे मरीज वहाँ होते हैं और उनकी वो पूरी सेवा करते हैं। उनको किसी वीवीआईपी मरीज से कम नहीं समझा जाता, उनको वैसे ही सेवा दी जाती है। ऐसा मेरा अनुभव है। ये बात काफ़ी पुरानी हो चुकी, जब मैं वहाँ पर पाढ़ा हॉस्पिटल कुछ दिन के लिए एक क्लिनिकल अटैचमेंट के लिए गया हुआ था। तो मैं मानता हूँ आज भी कि जो है हम क्या करते हैं कि हम जब धर्म की बात करते हैं, हम रिलीजन की बात करते हैं ना, तो हम बात करते हैं कि बड़ा भव्य आलीशान मंदिर बनाएंगे, बड़ा भव्य आलीशान जो है मस्जिद बनाएंगे हम के। लेकिन मैं कहता हूँ कि सच कि ईश्वर को तुम्हारे, हम लोग तो कुछ भी नहीं सामने ईश्वर के। हम क्या दिखा लेंगे भगवान को, कि ईश्वर को, अल्लाह को, गॉड को हम क्या दे देंगे? कि हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि हम प्रेम से रहें और हम जो है वो ऐसा कुछ बनाएं जो मानव सेवा के काम आए। मैं कहता हूँ बड़े बड़े मंदिरों, बड़े बड़े मस्जिदों, बड़े बड़े चर्च से कई गुना बेहतर है एक अस्पताल जहाँ पर जो है गरीब बेबस मरीज की सेवा होती हो, जहाँ पर जो है उसको ईश्वर का दूत मानकर जो है उसके लिए सेवा की जाती हो। इससे बड़ा धर्म कोई नहीं हो सकता। तो क्रिश्चियन जो है, क्रिश्चियनिटी की बात करूँ मैं, हिंदू धर्म की बात करूँ कि मुस्लिम धर्म की, इस्लाम की बात करूँ मैं, किसी भी रिलीजन की बात करूँ, सबसे बड़ा भाव हर रिलीजन में छिपा है, वो है मानव सेवा का भाव। क्लियर? अब देखो ये क्या होता है, लोग अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। तो इसलिए हमारी प्रॉब्लम, एक्चुअली बताऊं आपको, कॉन्फ्लिक्ट कभी भी रिलीजन के बीच नहीं। देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलीजन्स। द कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन द एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलीजन, कि कौन किसको कैसे एक्सप्लेन कर रहा है। यदि सब लोग इस बात को मान लें कि भाई हम सबका काम ही मानव धर्म है, पहुंचना हमको आगरा है मान लीजिए, और आगरा पहुंचने के कई सारे रास्ते हो सकते हैं। कोई हाईवे से आ रहा है, कोई छोटे रास्ते से आ रहा है, कोई गांव के रास्ते से आ रहा है, लेकिन पहुंचना सबको आगरा है। ठीक है, रास्ते अलग अलग होने पर आप ये नहीं बोल सकते कि दूसरे का रास्ता गलत है या मेरा रास्ता सही है। ठीक है, नहीं बोल सकते आप। पहुंचने की मंजिल यदि सेम है, यानी हम सब की मंजिल सेम है, और हम नहीं जानते कि किसके पास जा रहे हैं, लेकिन हम मालूम है कि हाँ देयर इज सुपर पावर उसके पास, लेकिन उसकी डेफिनेशन अलग अलग है। तो खैर, ये तो बात की मैंने रिलीजन के ऊपर। तो मैं यही बोलूंगा आपसे कि हम बहुत भाग्यशाली लोग हैं भारत के अंदर, जो ईद भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, हम जो है वो क्रिसमस भी मनाते हैं, हम गुरु गोविंद साहब की जयंती भी मनाते हैं। मतलब हम हर तरह के त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, और ये हमारी बहुत बड़ी खासियत है। और ये हमारे लिए, देखो ये जो अमेरिका में क्या होता है, एक उनको क्रिसमस का हॉलीडे मिलता है कि बस वो उनका ये लंबा हॉलीडे होता है। हम लोगों को तो बहुत सारे हॉलीडे मिलते हैं, बहुत सारे अलग अलग त्यौहार। अरे मुझे अच्छे से पता है आपको। तो मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा, मेरी लाइफ में सबसे बड़ा अचीवमेंट ये रहा है उन लोगों से इंटरेक्शन जो अलग रिलीजन के थे। जैसे मेरा सबसे खास दोस्त इंसाफुद्दीन इस्लाम को मानने वाला था। मेरा खास दोस्त अमनदीप सिंह कपूर सिख था। मेरा एक और फ्रेंड था, वो क्रिश्चियन था। तो हम सभी लोग एक साथ रहा करते थे हॉस्टल के अंदर। एक साथ हम लोग खाना खाया करते थे। हम जब मैं मंदिर कभी जाता था तो वो सब साथ जाया करते थे, जब वो चर्च आते थे हम साथ जाया करते थे, जब कभी मस्जिद गए तो साथ गए। सिर्फ वो जाते समय भूलते नहीं थे कि कैप रखना है यार, रुमाल सिर पर बांधना है, सब याद रखते थे। चाहे गुरुद्वारा जाना हो तो कई बार लंगर खाने गुरुद्वारा गए हम लोग। तो हमारे मन में कभी ये भय ये आया ही नहीं कि ये अच्छा कि ये बुरा कि ये। हमको लगा सब जगह एक जैसी, सब जगह असीम शांति है, वही एहसास है। खैर, आज की कहानी पर बात करते हैं हम। आपको पता है एक जमाना था, एक राजकुमारी थी, बहुत सुंदर राजकुमारी। सच्ची कहानी बतला रहा हूं, काल्पनिक कहानी, सच्ची कहानी के।
एक राजकुमारी थी, और वो राजकुमारी जो है वो कपूरथला की जो रियासत है, बड़े कपूरथला के राजा बड़े राजा हुआ करते थे, उनकी रियासत में जो है उनका जन्म हुआ। और वो जो कपूरथला के जो राजा थे उनके बेटे थे, उनमें एक बड़ा बेटा था, एक छोटा बेटा था, तो छोटे बेटे के घर उनका जन्म हुआ। और फाइनली जब जो है वो रियासत बटी तो उनको उत्तर प्रदेश जो है वो चले आए, यूपी में कहीं चले आए। तो यूपी में उन्होंने जो है वो अपना एक छोटा सा राज्य बनाया उन्होंने, और वो राजकुमारी थी उन राजा की, ठीक है। चूंकि कपूरथला का रियासत राजा काफ़ी अमीर राजा हुआ करते थे जमाने में, तो उस समय पूरे देश में अंग्रेजों का राज था। और यूनाइटेड प्रोविंस, यानी उस समय उत्तर प्रदेश जैसी कोई चीज़ नहीं थी, उस समय यूनाइटेड प्रोविंस था, उसके अंदर वो राजा थे। जो अंग्रेजों के द्वारा मान्य राजा होता है ना, अंग्रेजों ने क्या करता था, राजाओं को भी उन्होंने दे रखा था भाई आप राजा हैं, आप राजा नहीं है, कि वो तमाम उनका जो भी पैटर्न रहा होगा, वो राजा थे बाकायदा। कपूरथला के घराने को बिलोंग करती थी राजकुमारी, उनकी पूरी है ना, और वो इतनी हाईली एजुकेटेड और इतनी अमीर परिवार से थी कि पूरा उनका एजुकेशन जो है वो इंग्लैंड में हुआ। उन्होंने जो ग्रेजुएशन किया वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आज भी दुनिया में नंबर 1 यूनिवर्सिटी में से एक है, और तब भी ये नंबर 1 थी। वो दुनिया भर के तमाम जितने भी प्रभावशाली लोग थे, जितने भी जो है वो सबसे अमीर, सबसे अधिक इलीट क्लास के जो लोग थे, वो सारे लोगों के बच्चे जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ा करते थे। तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ के आई, और उसके बाद वो जब वहाँ पढ़ रही थी, उसके जैसे वो लौट के इंडिया आई तो उन्होंने देखा कि इंडिया में जो है वो एक बड़ी भारी घटना घटी थी उस समय के आसपास। घटना ये थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, कि जलियांवाला बाग में 1919 में जो है वो जनरल डायर ने जो है वो कई सारे निहत्थे किसानों की सभा चल रही थी, उस पर उन्होंने जो है वो गेट दरवाजे बंद कराकर जो है वो उसमें उन्होंने गोलियां चला दी, और हजारों लोगों की जान गई। ऐसा बड़ा नरसंहार पहले कभी नहीं हुआ था, और अंग्रेजों ने कभी भी इस तरीके से इतना बड़ा नरसंहार नहीं किया था जो जनरल डायर ने किया। पूरे देश में शोक का माहौल था। सब लोग जो को लगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा हद है, मतलब कि आप ठीक है, माना कि आप रूल करते हैं, पर आप जो है हमको जानवरों के समान ट्रीट नहीं कर सकते हैं। हम इंसान हैं, भारतीय हैं, मुर्गा मुर्गी नहीं है जो आप हमको दड़ोबे में डाल के आपने मार दिया हमको के। तो क्रूरलिटी की लिमिट थी। जो राजकुमारी थी वो बड़ी दुखी हुई इसको लेकर। उन्होंने कहा कि यार हम तो अंग्रेजों के यहाँ पढ़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि राजकुमारी जो है वो हिंदू थी, उनके परिवार हिंदू था, लेकिन जो है वो उनके पिता क्रिश्चियन बन गए थे, राजकुमारी भी क्रिश्चियन बन गई, चूंकि उनकी परवरिश भी वैसे हुई थी प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन के रूप में। बहुत पढ़े लिखे, एकदम सभ्य इलीट क्लास का जो होता ना, एक सोसाइटी की जो सोसाइटी में अंग्रेजों के टॉप अफसरों से बात करते थे वो लोग, बड़े पॉलिटिशियन जवाहरलाल नेहरू, इन सबसे उनका डायरेक्ट कांटेक्ट था उन लोगों का, ऐसे परिवार से थी वो। अब जो है उनको बड़ा दुख हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने जो है डिसाइड किया उन्होंने कि मैं तो महात्मा गांधी जी के पास जाकर रहूंगी। साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी जी के पास गई, वो उनको बताया गया कि भाई देखो ऐसा, भले ही आप राजकुमारी हो, लेकिन गांधी जी जो है वो इस पूरे एरिया में, साबरमती आश्रम में गांधी जी जो है वो सबसे अधिक जो है माने जाने वाले व्यक्ति हैं। तो भाई देखो वो खुद झोपड़ी में रहते हैं, खुद जो है वो छोटा सा एक चारपाई है उस पर वो सोते हैं, कोई बड़ी लग्जरी उनके पास नहीं है, जबकि वो भी अच्छे खासे दीवान थे उनके पिता, और अच्छे खासे लॉयर वकील थे, सब कुछ था, लेकिन वो केवल एक धोती लपेटते हैं और वो बिल्कुल मिनिमम में, न्यूनतम में वो रहते हैं। आप रह पाएंगी? आप तो राजकुमारी हैं, आपका पूरा एजुकेशन को, जब आप इंग्लैंड में थी तो आपने, और आपको तो मजे की बात ये कि वो राजकुमारी जो है इंडिया की वुमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन भी थी। वो भारत की वुमेन्स हॉकी टीम जो अंग्रेजों की टीम थी उस जमाने में, उसकी वो कैप्टन भी थी। वो बहुत अच्छी जबरदस्त स्पोर्ट्स प्लेयर थी। भाई आप तो 5 स्टार में जब आपकी स्पोर्ट्स की सारी जो सहेलियां जाती थी बाहर खेलने के लिए, लंदन गए कहीं गए, तो आप तो 5 स्टार में रुका करती थी। आप तो राजकुमारी हैं, बहुत अमीर हैं, आप कैसे रह पाएंगी गांधी जी के पास में? उन्होंने कहा मैं सब छोड़ के आई हूँ, मेरे पास जो 2-4 जो साड़ियाँ हैं, ठीक है, वही मेरे पास से कपड़े हैं, बाकी मैं रह लूंगी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, जो जगह बता दीजिए। तो उनको एक झोपड़ी दे दी गई, उनको भी एक छोटा सा उसमें जो जमीन पे बिछा के सोना था, वो सोई। गांधी जी से मिली, गांधी जी के पास बैठा करती थी, गांधी जी से बहुत कुछ सीखा करती थी वो। फिर गांधी जी ने जो आंदोलन किए, सभी ने अवज्ञा आंदोलन किया, उन्होंने के जो जितने भी गांधी जी के जो आंदोलन थे, भारत छोड़ो, तमाम सब आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। वो तकरीबन 3 साल तक वो जेल के अंदर भी बंद रही। अब जब जेल में बंद किया उनको, तो उनके पिताजी तो बड़े प्रभावशाली व्यक्ति थे, अंग्रेज लोग भी उनको मानते थे। बेटी लेकिन जो है वो
समझाया भी था घर वालों ने कि मत करो मत करो मत करो। यानी भारत के आज़ादी के उसमें जो अभियान चल रहा है, जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है, उसमें भाग लेने का कोई लॉजिक नहीं। क्यों भाग ले रही है उसमें? अपन बस सब कुछ है अपना, तो क्या अंग्रेज बिगाड़ रहे हैं हमको? तो अंग्रेज बल्कि पूछते आते हैं, बढ़िया पार्टी करते घर में आके और बड़े मान सम्मान देते हैं हमको। हमें क्या करना है? आम पब्लिक का मुद्दा वो जाने, अपने राज्य में सब खुश हैं। लेकिन वो नहीं मानी। तो उनके पिताजी ने अंग्रेज अफसर से बोला कि भाई देखो, ऐसा हमारी बेटी तो हमारी है ही वो, है ना, अब एक काम करो आप लोग कि पूछ लो उसको कुछ रिक्वायरमेंट हो। पूछा उससे अंग्रेज अफसर ने जाके जेल के अंदर जाके कि भाई राजकुमारी जी, आप देखो ऐसा है कि आप हमारे खिलाफ हैं, इसलिए आपको जेल में रहना पड़ रहा है। अच्छा, लेकिन तब भी हम एक, चूंकि आपके पिताजी हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे, तो हम आपसे पूछेंगे आपको क्या चाहिए, एक आध दो चीज़ बता दीजिए, हम प्रोवाइड कर देते हैं आपको जेल के अंदर। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप आधा घंटा बापू से मिलने का वक्त दीजिए, गांधी जी से मिलने। वो चाहती तो अच्छा बिस्तर मांग लेती, अच्छा खाना मांग लेती, अच्छी कोई फैसिलिटी मांग लेती, अच्छा कोई कमरा मांग लेती जेल में। वो बोलती नजर बंद कर दो घर में, मेरे को जेल में मत रखो, मेरे महल में रखो मेरे को। नहीं मां, गांधी जी से मिलना आधा घंटा रोज। बहुत नानुकुर के बाद अंग्रेजों ने परमिशन, चलो ठीक है जाके मिल लिया करो जाके। वो गांधी जी से मिले, गांधी जी बोला करते थे, वो सुना करती थी। चलता रहा ऐसा, कई बार चल गई। पूर्व अंग्रेजों की नज़र में वो आ चुकी थी कि यार ये राजकुमारी जो है ना, ये तो बड़ी रिबल टाइप की राजकुमारी, मतलब ये हमारे पीछे ही पड़ी हुई है अभी क्या। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत, ब्रिटिश साम्राज्य किसी की क्या सुन रहा है उठ के। 1947 देश आज़ाद हुआ। उसके ठीक पहले संविधान सभा की स्थापना की गई कि भाई कैसे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे हमें करना है। तो उसमें अंबेडकर साहब जो है उसके हेड थे। तमाम जो अलग अलग कमेटी बनी थी उसमें, तो उसमें राजकुमारी को शामिल किया गया। उसमें राजकुमारी चूंकि सबसे पढ़ी लिखी थी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से किया उन्होंने, उनको बहुत जानकारी थी उनको। तो राजकुमारी की एजुकेशन देखते हुए, उनका एक्टिविज्म देखते हुए, गांधी जी से उनकी नजदीकी देखते हुए और नेहरू जी से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट देखते, बहुत सारी चीजें थी उसमें के। लेकिन राजकुमारी की अपनी प्रतिभा सबसे प्राइम मैटर थी। उनको संविधान सभा में शामिल किया गया। आपको पता है उन्होंने केवल एक डिमांड रखी, महिलाओं को वोटिंग राइट होना चाहिए, जो एक जमाने में इंग्लैंड में, अमेरिका तक में नहीं था। उन्होंने कहा महिलाओं को वोटिंग राइट होना चाहिए, महिलाएं भी डिसाइड करेंगे कि देश में रूल कौन करेगा। तो महिलाओं को जो वोटिंग राइट मिला है ना, वो पहले संविधान सभा के मेन ड्राफ्ट के अंदर वो था ही नहीं, वो राजकुमारी की पहल से मिला। राजकुमारी अड़ गई, उन्होंने कहा नहीं, ये जब तक आगे नहीं बढ़ेगा तब तक महिलाओं को वोटिंग राइट आप नहीं देते हैं, महिलाओं को आपको वोटिंग राइट देना पड़ेगा और पुरुष के बराबर दर्जा देने का पहला स्टेप होगा ये। महिलाओं को वोटिंग राइट दिया गया, देश आजाद हुआ। 1947 में देश आजाद होने के बाद जब कैबिनेट बना, तो कैबिनेट की पहली वो हेल्थ मिनिस्टर बनी, वो पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी। और उनके पास में अर्बन डेवलपमेंट का पोर्टफोलियो था, कि वो डिपार्टमेंट भी उनके पास था। स्पोर्ट्स का, चूंकि वो स्पोर्ट्स की बड़ी अच्छी प्लेयर थी, वो डिपार्टमेंट उनके पास, मतलब 3 विभाग की मंत्री थी वो। स्वास्थ्य मंत्री थी, खेल मंत्री थी, और जो शहरों का विकास है, चूंकि वो इंग्लैंड रही थी बहुत समय तक, काफी कुछ उन्होंने पढ़ रखा था उसके बारे में, तो उसका भी उनको मंत्रालय मिला। अब जैसी वो बनी, उसके बाद आपको पता है 1947 टाइम मैगजीन अमेरिका में छपती है। तब से लेके अब तक की दुनिया की नंबर 1 मैगजीन है टाइम मैगजीन। टाइम मैगजीन में वुमेन ऑफ द ईयर के नाम से उनका फोटोग्राफ छपा बड़ा सा, कि सी इज द रियल वुमेन एम्पावरमेंट, सी इज द वुमेन विथ स्टील, बहुत दृढ़ निश्चय वाली महिला है वो, ऐसा मैगजीन में छपा 1947 टाइम मैगजीन। पहली स्वास्थ्य मंत्री बनी। जैसी बनी उन्होंने क्या देखा, उन्होंने कहा कि भैया इंडिया के अंदर सबसे बड़ी बीमारी जिसमें सबसे अधिक लोगों की जान जा रही है वो है मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस। बीसीजी का वैक्सीन अवेल कराया, हर आदमी तक पहुंचाने का उन्होंने काम किया। उन्होंने मलेरिया के लिए नेशनल मलेरिया इरिडिकेशन प्रोग्राम और मलेरिया के लिए डिपार्टमेंट का बनाना, मलेरिया के लिए मंत्रालय में एक अलग से विभाग को बनाना, ये सब काम किया उन्होंने कहा कि देश में मलेरिया के खिलाफ लड़ाई लड़नी है और मलेरिया जो है वो इतने सारे लोगों को मार नहीं सकता है। आज मैं थोड़ा लंबा बोलूंगा, चलेगा ना, ठीक है। तो उन्होंने मलेरिया के लिए वो डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया। उसके बाद उन्होंने ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन का पूरा अरेंजमेंट किया कि देश के अंदर जो है टीबी जो है वो बड़ी खतरनाक बीमारी होती है। उस जमाने में मूवीज में टीबी से हीरो मर जाया करता था भैया बीमार होकर, हिंदी मूवी बनती थी कि टीबी हो गया मतलब खतरनाक हो गया, कुछ गड़बड़ मामला हो गया। उसका वैक्सीन अवेलेबल कराया उन्होंने। और उन्होंने कहा कि भाई सबसे बड़ी समस्या ये है कि महिलाओं की डेथ इसलिए होती है, डेथ रेट अधिक है क्योंकि वो बच्चों को जन्म देते समय मर जाती है। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट पे काम किया, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को कम करने के लिए उन्होंने कोशिश किया।
उन्होंने जो है वो स्वास्थ्य के सेक्टर में बहुत काम किया। इतना काम किया कि उस जमाने में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुआ करती थी, कि दुनिया भर में हेल्थ का एक मॉनिटरिंग करने वाली बॉडी थी, वो थी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। उसकी वो मेंबर बन गई, कुछ समय तक उसकी प्रेसिडेंट भी रही वो। और उन्होंने वहां से बहुत, और चूंकि उनके विदेशों में इतने अच्छे ताल्लुकात थे कि कई कंट्री से फंडिंग इंडिया की ओर आने लगी हेल्थ के सेक्टर में, कि हेल्थ का पैरामीटर ऊपर उठाना है। नेहरू जी बहुत खुश कि हमारी हेल्थ मिनिस्टर जो है वो 1947 से लेके 1957 तक हेल्थ मिनिस्टर रही और जबरदस्त काम किया। और एक सबसे बड़ा काम उन्होंने किया, उन्होंने नेहरू जी को कन्विंस किया कि इस देश को जरूरत है एक एपेक्स बॉडी की, एक ऐसे हेल्थ केयर सिस्टम की कि जो सबसे यूनिक हो और दुनिया भर में जिसकी गुणवत्ता का जो है वो कोई मुकाबला ना कर सके और बिल्कुल जॉन हॉपकिंस के समान हो। एम्स की स्थापना हुई, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस न्यू दिल्ली, उसकी स्टेब्लिशमेंट की गई। आप जानना चाह रहे हैं बहुत देर से कि राजकुमारी का नाम बताइए। राजकुमारी अमृत कौर, राजकुमारी अमृत कौर उनका नाम है। हरनाम सिंह जी की बेटी थी वो, राजा हरनाम सिंह जी। तो राजकुमारी अमृत कौर ने जो है वो एम्स की स्थापना की। और उन्होंने, अब नेहरू जी बोले कि देखो भाई ऐसा है, आप एम्स बना तो रहे हो लेकिन इतना फंड लाएंगे कहां से? अभी हमारे पास ऑलरेडी, हमारा देश अभी गरीब देश है, वहां पर ज्यादा फंड नहीं है, चिंता मत कीजिए, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फ्रांस से लेके आई, जर्मनी से लेके आई, स्वीडन से लेके आई, रशिया से लेके आई, कई कंट्री वो गई और वहां से उन्होंने फंड रेज किया और उस फंड का इस्तेमाल उन्होंने एम्स को बनाने में किया। और एम्स के लिए 1956 में एक अलग से एक्ट पास किया गया और एम्स को संविधान के अंदर जो आर्टिकल्स के अंदर जो हम बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, जो कानून होता है, कानून के अंदर एक्ट बनाकर एम्स को स्टेब्लिश किया गया। और एम्स जो है वो एक सेपरेट एक्ट के तहत स्टेब्लिश हुआ और एम्स को उन्होंने एपेक्स बॉडी बनाने के लिए तमाम सरकारी फंड, तमाम बाहर के फंड, तमाम पर वो सब दिया। और बाहर का फॉरेन का स्टाफ शुरुआत में रिक्रूट किया उन्होंने। और उन्होंने अपना खुद का जो शिमला के अंदर बड़ा बंगला था उनका, शिमला के अंदर बड़ा सा गेस्ट हाउस था, वो भी डोनेट कर दिया ताकि जो अंग्रेज डॉक्टर बाहर से आते हैं वो कुछ समय शिमला में बिता सके, उनको थोड़ा कंफर्टेबल फील हो, फिर वो बॉम्बे आके अपना, जो दिल्ली आके अपना इलाज कर सके पेशेंट का। भाई कोई आएगा तो उसको कुछ बेहतर भी चाहिए ना आसपास, तो वो किया उन्होंने। आज आप देखिए एम्स जो है वो इंडिया में कई सारे एम्स खुल चुके हैं। और मैं कह रहा हूं आपसे कि क्या होता है एम्स को खोल देना, जैसी सरकार एम्स को खोल रही है तो बेसिकली वो उसके ब्रांड इमेज को वो गवर्नमेंट सब जगह पहुंचाना चाहती है, वैसी फैसिलिटी करके। सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है कि वो चाह रही है कि हेल्थ केयर फैसिलिटी इंप्रूव हो। और जो दिल्ली का जो एम्स है वो आज भी प्रीमियम एपेक्स बॉडी है हेल्थ केयर सिस्टम के। और कई सारे बच्चे जो मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करते हैं ना, उनका सपना वही है कि दिल्ली एम्स जाके पढ़े हो। अभी भी सीटें काफी कम है दिल्ली एम्स के अंदर। और जो बाकी जो एम्स बने हैं ना, वो उतना क्रेज या उतना पब्लिक में उनका जो है वो ट्रैक्शन नहीं है, उतना अट्रैक्शन उनका नहीं है इसके। हालांकि आज भी एम्स जो है वो नंबर 1 बॉडी है, यानी ऐसा कहा जाए तो दिल्ली एम्स जो है वो, दिल्ली एम्स की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ कि वहाँ जो है देश के 10 सबसे अच्छी गुणवत्ता के डॉक्टर्स बन रहे हैं और सबसे बेहतर जो एजुकेशन सिस्टम है, सबसे बेहतर एकेडमिक्स है वो एम्स का है, सीएमसी बेल्लोर का है, एफएमसी पुणे का है, बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद का है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ का है। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ मेडिकल कॉलेज, नहीं अकेला एम्स है, वो जिपमर हुआ बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट में से के, तो बाद में फिर कई अच्छे इंस्टीट्यूट भी बने। लेकिन मैं आपको एक चीज बताने की सब कोशिश कर रहा था कि राजकुमारी अमृत कौर चाहती तो उनके पास क्या नहीं था। शादी नहीं की महिला ने, ना मैरिज किया, ना कोई बच्चा उनका, ना कोई वारिस उनका, पूरी ईमानदारी ऑनेस्टी से काम किया। अपना हर कमाया हुआ पैसा जो सरकार से मिलता था उनको, हर पैसे को उन्होंने री इन्वेस्ट किया और हेल्थ केयर में लगाया, समाज के लिए दान कर दिया। केवल कुछ जोड़ी कपड़े, 2 टाइम का भोजन, यही उनकी आवश्यकता थी। जो मिलता था सब दूसरों के लिए था। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धर्म से बहुत ऊपर उठ जाते हैं, जिनका धर्म ही अलग है मानवता के लिए। आज मैं राजकुमारी अमृत कौर के बारे में बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम लोग कई सारे ऐसे नायक हैं, मैं बोलता हूं कि यही हीरो है। एक्चुअली मैं हीरोइन वर्ड यूज नहीं करता, मैं कहता हूं कि महिलाएं भी सब हीरो हैं, ठीक है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाला कोई वर्ड यूज नहीं करेंगे हम। ये ऐसे हीरो हैं अनसंग, जिनके बारे में बहुत कम बातें हम करते हैं। हम सब बोलते हैं नेहरू जी के बारे में, वल्लभ भाई पटेल के बारे में बोलते हैं, हम महात्मा गांधी जी के बारे में बोलते हैं, हम जो है वो तमाम दूसरे जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन हम कभी जो है वो इन लोगों के बारे में बात नहीं करते, जबकि इन लोगों को भी बराबर का सम्मान मिलना चाहिए।
राजकुमारी अमृत कौर जो है, उन्होंने, आप कभी पढ़िए, मैं कह रहा हूं आपसे, आप केवल गूगल कर लीजिएगा जितनी बात मैंने बोली आपसे, आप पाएंगे कि सच्चे हीरो, सच्चे देशभक्त कैसे होते हैं, राजकुमारी अमृत कौर जैसे होते हैं। तो आज की कहानी सिर्फ इतनी सी है कि हम आज जो है, आज हम इसको जो है वो क्रिसमस ना समझकर सिर्फ इतना समझे हम कि आज हमको यीशु ने जो राह दिखाई थी मानव सेवा के लिए, मानव धर्म के लिए और इंसानों के लिए के जो है वो भले के लिए कुछ करने की, उस राह पर हम सब चलेंगे। हम इसको बियॉन्ड रिलीजन रखते हैं, इसको हम सीख की बात, हम सीखेंगे, हम सारे लोग जो है वो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब से भी सीखेंगे अच्छी बातें देख के। हम जो है वो इसके अलावा हम श्री राम से भी सीखेंगे, हम कृष्ण भगवान से भी सीखेंगे, हम जो है वो यीशु से भी सीखेंगे, हम जो है वो गुरु गोविंद साहब से भी सीखेंगे, हम हर व्यक्ति से अच्छी बातें सीखेंगे क्योंकि ये लोग अच्छे ही थे। महावीर से भी सीखेंगे, हम गौतम बुद्ध से भी सीखेंगे, हम ये सब अच्छे लोग थे, अच्छे लोग थे और इन्होंने बहुत कुछ सिखाया हमें। ये बात अलग है कि हमने उनकी व्याख्या करने वाले गलत लोगों को फॉलो करना शुरू कर दिया। अदरवाइज ये सब केवल रास्ते हैं एक कॉमन मंजिल तक पहुंचने के। हैव ए ग्रेट डे अहेड, ऑल द बेस्ट।